अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं वो आज हम इस लेक्चर के दौरान जो है वो स्टडी करें हैं। नंबर 1 जो है ये है व्हाट इज मैकेनिकल डाइजेशन। सवाल नंबर 1 है व्हाट इज मैकेनिकल डाइजेशन। डाइजेशन जो है वो जिस्म में दो तरह ही होती है, एक है मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरी है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन वो होती है जिसमें जानदार जो है वो खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, यानी खुराक हो फूड हो ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर पीसेस। इसे बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस, यानी आप जिस्म है हिस्सों हो इस्तेमाल करते हुए फूड हो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। अब जिस्म है कौन से हिस्से इस्तेमाल होते हैं, इसमें दांत इस्तेमाल होते हैं। आप जो है वो खुराक का नवाला जो है वो मुंह में डालते हैं जो बाद में चबाया जाता है और दांतों की मदद से उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है। अब बड़े पीस को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का मकसद है मैकेनिकल डाइजेशन क्यों होती है, वो इसलिए होती है जो जितना पीस बड़ा होता है रोटी का उस पर जो है वो एंजाइम जो है वो इतने एफिशिएंटली अपना वर्क परफॉर्म नहीं करते और उसकी जो मुकम्मल हाजमा या मुकम्मल हजम होना डाइजेशन होना वो पॉसिबल नहीं है। तो डाइजेशन हो अच्छी तरह पॉसिबल बनाने के लिए पहले उस पर मैकेनिकल डाइजेशन की जाती है। तो द फिजिकल डिवीजन ऑफ मास ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी उस फूड को छोटे पीसेस में तोड़ना जो है ये एक जिस्मानी अमल है, फिजिकल प्रोसेस है जिसमें जिस्म के हिस्से इस्तेमाल होते हैं। थ्रू चूइंग यानी चबाने के दौरान फूड डिस्ट्रॉयज द सेलुलोज ऑफ स्टार्च। अब हमारे जितनी भी खुराक होती है वो ज़्यादातर प्लांट बेस्ड होती है, यानी ज़्यादातर जो खुराक है वो पौधों से ली जाती है। मसलन रोटी है मेरे बेटे, तो रोटी भी जो है वो दानों से ली जाती है, वीट से ली जाती है। गंदम जो है ये भी प्लांट है, पौधा है। तो इसके सेल है अराउंड सेल वाल जरूर होती है, जारी बात है प्लांट बेस्ड है तो प्लांट सेल में सेल वाल होती है। जब है एनिमल्स में सेल वाल नहीं होती, तो यहाँ पर अब सेल वाल हो पहले तोड़ना जो है वो सबसे बड़ा काम है। तो जब हम खाना पका लेते हैं तो इस दौरान जो है वो हीट के जरिए से सेलुलोज है ऊपर जो सेल वाल होती है, सेल वाल का जो मटेरियल होता है वो जो है नरम हो जाता है और फिर हम चबाने के जरिए से उसे वहां से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। और फिर जो अंदर वाला जो असल स्टार्च मटेरियल है उसे हजम करना हमारे लिए आसान होता है, यानी स्टार्च ही डाइजेशन के लिए भी जो सेलुलोज कवरिंग है उसे मैकेनिकल डाइजेशन के जरिए से तोड़ा जाता है। अब तोड़ने का दूसरा मकसद है, एक तो सेलुलोज से बनी हुई सेल वाल तोड़ी जाती है, तोड़ने के लिए हम मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। दूसरा नंबर ये होता है कि इनक्रीज द सरफेस एरिया। मिसाल के तौर पर हमारा जो रोटी है नवाला वो इतना बड़ा है, तो अब इसका सरफेस एरिया जो बाहर वाली सतह है यही सिर्फ और सिर्फ एंजाइम है सामने एक्सपोज है, एंजाइम है सामने जो है वो नजर आ रही है। तो इस पे एंजाइम जो है वो चार साइडों से ही अमल कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर चार साइडों से इस पे चार एंजाइम एक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब यही नवाला जो है वो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है और हर पीस पे मिसाल है तौर पर चार एंजाइम एक्ट करें, तो चार से ये चार पीसेस में टूटा तो हर पीस पे चार एंजाइम एक्ट करें तो 16 एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो एक नवाले पे एक्ट करें है और जल्दी इसकी डाइजेशन कर दें है। तो इनक्रीज द सरफेस एरिया। नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन होती है मैकेनिकल डाइजेशन है बाद। पहले बड़े नवाले हो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, बाद में उन
टुकड़ों पे, उन पीसेस पे जो है वो इंजाइम्स आके अमल करते हैं, और उस अमल के दौरान जो है वो उन पीसेस में भी जो बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं उन हो मालिक्यूलर लेवल पे जाके छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। मसलन स्टार्च है, अब रोटी है जो बड़ा पीस है उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा, अब उन छोटे पीसेस में जो स्टार्च मॉलिक्यूल है, एंजाइम जो है वो स्टार्च पे अमाइलेज एंजाइम जो है वो एक्ट करे है, उस पे अमाइलेज एंजाइम जो है वो उस स्टार्च मॉलिक्यूल पे अमल करे है और उस स्टार्च मॉलिक्यूल को तोड़ है छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में बदल देता है, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाद में चाहे सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है वो सबस्ट्रेट बनते हैं और एनर्जी पैदा होती है। तो सेमी सेल डाइजेशन है द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। जब खराब को तोड़ा जाता है एंजाइम ही मौजूदगी में, जब इन्हें तोड़ा जाता है तो इसे हम बोलते हैं सेमी सेल डाइजेशन। मिसाल के तौर पर सलाइवरी अमाइलेज जो होता है, जो आपके सलाइवा से प्रोड्यूस होता है, सलाइवा में होता है, मुंह में जब सलाइवा पैदा होता है तो उस सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, और जहां पर अमाइलेज एंजाइम आ जाए वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है। इसी तरह सलाइवरी अमाइलेज है अंदर, यानी उसी सलाइवा है अंदर लाइपेज एंजाइम भी होता है, यानी सलाइवरी अमाइलेज है साथ लाइपेज एंजाइम भी मौजूद होता है। और लाइपेज एंजाइम जो है ये डाइजेस्ट लिपिड्स, ये लिपिड्स फैट और ऑयल को तोड़ता है छोटे छोटे पीसेस में। नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जब हम नवाला मुंह में डालते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन कर लेते हैं, उसे चबा लेते हैं, चबाने के बाद उस पर सेमिकल डाइजेशन शुरू हो जाती है, यानी सलाइवरी अमाइलेज उसे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देता है, लाइपेज जो है वो लिपिड्स को तोड़ता है। उसके बाद इस नवाले को बोलस ही शेप में बनाते पीछे फूड पाइप में भेज दिया जाता है। अब फूड पाइप में ये जो फूड होता है डाउनवर्ड जाना होता है, क्यों है मैदा जो है वो पेट है अंदर मौजूद है तो इसे नीचे ले जाना है। तो अब ये फूड पाइप में से जब पास होती है तो उस दौरान फूड पाइप में जहां पर नवाला पहुंचता है वहां पर फूड पाइप है, मसल जो होते हैं वो कंट्रैक्शन करते हैं, फूड नीचे पुश हो जाती है, फिर उस एरिया है मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, सुखड़ते हैं, फूड मजीद नीचे प्रोपेल हो जाती है, पुश हो जाती है, धकेल दी जाती है। तो पेरिस्टालसिस इज वेव लाइक मस्कुलर कंट्रैक्शन that propel food and fluids through digestive tract and other tubules। अब एनिमल है अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है ये ट्यूबुलर पाया जाता है। तो जब फूड जो है वो फूड पाइप में या फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है तो वहां पर फूड हो फॉरवर्ड पुश करने के लिए जो उस पाइप है, जो मसल्स होते हैं, चाहे वो फूड पाइप हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, उसके मसल इस तरह कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। जब कंट्रैक्शन करते हैं तो फूड आगे पुश हो जाता है, फिर ये मसल रिलैक्स कर जाते हैं, नीचे वाले मसल कंट्रैक्शन करते हैं। तो इस वेव लाइक मोशन को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। इट इज इनवॉलंटरी एंड रिदमिक प्रोसेस। इनवॉलंटरी ये मोशन हमारे बस में नहीं है, हम इस मोशन हो, हम इस मूवमेंट हो स्टॉप नहीं करते, ये हमारे बस में नहीं है। तो थोड़ी देर इसे मोशन हो कंटिन्यू करें, चला लें और फिर उसे बाद में स्टॉप कर दें, फिर चला लें, हमारे बस की बात नहीं है। और वो अमल जो हमारे बस में ना हो, यानी हमारे ब्रेन है कॉन्शियस में ना हो, इनवॉलंटरी हो, उसे हम बोलते हैं ये इनवॉलंटरी और रिदमिक प्रोसेस है, यानी ये तरतीब से चलने वाला अमल है।
नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल ऑफ स्टमक। अब मैदे में जो लेयर्स पाई जाती हैं वो दरअसल एपिथेलियल सेल ही बनी हुई होती हैं। एपिथेलियल हमारे जिस्म में जितने भी अज़ा पाए जाते हैं, मसलन हार्ट है, स्टमक है यानी मैदा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी जितने भी विजुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म है अंदर है, उन सब ही जो बॉडी है यानी वो जो स्ट्रक्चर है, उन अज़ा वो सारे है सारे जो है वो एपिथेलियल सेल है बने हुए होते हैं। तो एपिथेलियल सेल है, फंक्शन क्या है, एपिथेलियल सेल जो है वो मैदे है अंदर है, ये चिपचिपा मादा पैदा करते हैं। वो जो चिपचिपा मादा है उसे हम बोलते हैं म्यूकस। दरअसल मैदे है अंदर जो है वो म्यूकस सेल्स पाए जाते हैं। अब वो म्यूकस सेल जो है वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये एपिथेलियल सेल म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इनका नाम दे देते हैं ये म्यूकस सेल हैं। ये दरअसल मैदे हो अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाते हैं, तो ये मैदे हो डैमेज होने से बचाने के लिए मैदे ही अंदर वाली साइड पर जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है म्यूकस ही। और जो एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। क्यों है, एपिथेलियल सेल ही डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। तो ये दरअसल एपिथेलियल सेल जो है ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल होते हैं। नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव वन रीजंस एज टू व्हाई सम एंजाइम्स आर सेपरेटेड इन एक्टिव फॉर्म। चंद एंजाइम जो हैं ये मैदे है अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर जो है वो इन एक्टिव फॉर्म में रिलीज किए जाते हैं, यानी वो अपनी असल हालत में नहीं पैदा किए जाते। क्यों है, वो एंजाइम अगर असल हालत में पैदा हो मैदे में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो एंजाइम दरअसल प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो अब हमारा जिस्म तो खुद प्रोटीन से बना हुआ है, तो इसका मतलब है वो तो हमारे जिस्म तोड़ना शुरू कर दे हैं, वो तो मैदे ही जो दीवारें हैं उन्हें तोड़ना शुरू करें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन ही दीवारें टूट जाएंगी। तो उससे बचने के लिए जो है वो नेचर ने, अल्लाह ताला ने वो एंजाइम जो है वो इन एक्टिव फॉर्म में पैदा किए जाते हैं। जब वहां पर फूड आ जाती है यानी खुराक जो है वो मैदे है अंदर आ जाती है, तो फिर उन एंजाइम हो इन एक्टिव से एक्टिव फॉर्म में बदला जाता है। जब वो अपनी एक्टिव हालत में आ जाते हैं तो फिर वो अपना काम सरंजाम देते हैं। यही वजह है कि ये नेचर जो है वो इन एक्टिव फॉर्म में पैदा करती है। दरअसल वो दो एंजाइम है, पेप्सिनोजेन एंड ट्रिप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन जो है ये मैदे है अंदर पैदा होता है, ट्रिप्सिनोजेन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पैदा होता है। जब इन दोनों है जेन निकल जाते हैं तो पीछे पेप्सिनोजेन से पेप्सन बच जाता है, ट्रिप्सिनोजेन है जेन निकल जाए तो ट्रिप्सन बचता है, और ये एक्टिव फॉर्म है। जब ये एक्टिव हो जाए हैं तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। इन एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम प्रिवेंट सेल्फ डाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टिश्यूज। ये दरअसल इन एक्टिव फॉर्म में पैदा ही इसलिए होते हैं तो ये सेल्फ डाइजेशन ना शुरू कर दें, यानी ये मैदे ही दीवारें ना तोड़नी शुरू कर दें, वो भी प्रोटीन से बनी हुई हैं। नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन डाइजेशन। वो एंजाइम है नाम बताएं जो प्रोटीन हो हजम करने में रोल प्ले करते हैं। तो उसमें 3 एंजाइम है। पेप्सिन जो है ये मैदे है अंदर पैदा होता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन। ट्रिप्सिन और थाइमोट्रिप्सिनोजेन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पैदा होते हैं।
ट्रिप्सिनोजेन जो है ये बाद में ट्रिप्सन में बदल जाता है। थाइमोट्रिप्सिनोजेन जो है ये बाद में थाइमोट्रिप्सन में बदल जाता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पैदा होते हैं और ये तीनों एंजाइम जो हैं प्रोटीन डाइजेशन में इन्वॉल्व्ड हैं। नंबर 7 शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ शुड नो secretion of HCl in our stomach affect food digestion। उसने पूछा हुआ है अगर HCl मैदे में ना पैदा हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैदे में ना पैदा हो, तो फिर उससे हमारे जो फूड हा जो हजम होना है, खुराक जो हजम होना है, उस पर कोई असर पड़ता है? तो जी हाँ पड़ता है। क्यों है? मैदे है अंदर जो पेप्सिनोजेन एंजाइम रिलीज होता है, मैदे है अंदर जो पेप्सिनोजेन एंजाइम रिलीज होता है, दरअसल इस पेप्सिनोजेन एंजाइम हो एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में बदलने के लिए HCl जरूरी है। अगर ये HCl नहीं पैदा होता तो कभी भी पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्सिन में नहीं बदलेगा। जब पेप्सिन बने ही नहीं तो प्रोटीन ही डाइजेशन भी नहीं होने। तो HCl एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है तो पेप्सिन में बदलने के लिए HCl जो है वो पेप्सिनोजेन हो एक्टिवेट करता है। पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। HCl is produced by parietal cells of stomach। स्टमक में एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप से होते हैं, जाइमोजेनिक सेल, पेराइटल सेल। पेराइटल सेल है दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल। ये HCl जो है ये पेराइटल सेल ऑफ स्टमक से पैदा होता है। ये HCl जो है ये पेप्सिनोजेन हो पेप्सिन में बदलता है और प्रोटीन ही डाइजेशन होती है। नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ द स्टमक डज प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ HCl। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जब मैदे में पैदा होता है तो इससे मैदे ही जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, उन्हें टूटने का भी अंदेशा होता है। वॉल्स ऑफ स्टमक जो है उन्हें डैमेज होने का खतरा होता है। तो मैदे ही दीवारों को बचाने के लिए जो है मैदे में म्यूकस सेल्स जो पाए जाते हैं वो अंदर वाली साइड पे म्यूकस ही एक लेयर बनाते हैं जो HCl हो और मैदे ही दीवार है बराह रास्त राबता होने देते ही नहीं है। मसलन ये मैदा ही दीवार है, ये एंजाइम पड़ा हुआ है, दरमियान में यहाँ पर जो है ये एक लेयर जो है वो म्यूकस ही पड़ी हुई है। तो ये एंजाइम जो है वो जाके हर मैदे ही दीवार से टकराएगा तो दरमियान में चिपचिपा मादा यानी है म्यूकस मौजूद है। तो द म्यूकस सेल ऑफ स्टमक वॉल सेक्रेट विस्कस एंड अल्कलाइन म्यूकस। ये HCl जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, एसिड है। म्यूकस जो है ये अल्कलाइन इन नेचर है, बेस है। एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। यहाँ से वाटर और साल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो है वो अल्कलाइन इन नेचर होती है। द म्यूकस लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ HCl। नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई देयर आर विलाई इन द इंटेस्टाइन नॉट इन स्टमक। विलाई जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होती है, जब है मैदे है अंदर मौजूद नहीं होती। इसकी क्या वजह है? दरअसल ये जो विलाई होती है ये फूड हो जज़ब करने में इस्तेमाल होती है। जब है मैदे में जब खुराक पहुंचती है तो वहां पर यह खुराक अभी पूरी हजम नहीं हुई होती। तो यहाँ पर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर जो है वो फूड जज़ब होना शुरू हो जाती है। तो विलाई दरअसल जो है वो सरफेस एरिया हो बढ़ाने में इस्तेमाल होती है। तो सरफेस एरिया हो बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने के लिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। क्यों है? यहाँ पर फूड ने जज़ब होना स्टार्ट
हो जाता है। तो विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इन इंटेस्टाइन। नंबर 10 MCQ है ट्रिप्सिन एक्ट एट अल्कलाइन पीएच, व्हाट प्रोवाइड्स अल्कलाइनिटी। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये हमेशा अल्कलाइन पीएच पे यानी बेसिक पीएच पे यानी है 7 से अबव यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस पीएच पे जो है यानी बेसिक पीएच पे जो है ये अपना काम सरंजाम देता है। तो इसे काम सरंजाम देने के लिए अल्कलाइन मीडियम कौन देता है? तो दरअसल जब स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर पैंक्रियाटिक जूस आता है तो उस पैंक्रियाटिक जूस की जो पीएच होती है वो 8 होती है। अब 8 पीएच जो है ये अल्कलाइन नेचर होती है यानी बेस होती है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। तो जब फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होती है मैदे से, तो मैदे में से जब खुराक आती है तो वो एसिडिक इन नेचर होती है और उसका नाम होता है साइम। जब साइम या एसिडिक इन नेचर फूड इंटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस इसे न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ पर जब ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन और डाइजेशन करने के लिए आता है, यहाँ पे हमने बताया हुआ है ट्रिप्सिन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। दरअसल ये ट्रिप्सिन जो है ये पैंक्रियाटिक जूस के जरिए से ही आ रहा होता है। तो इसलिए ट्रिप्सिन जो है ये अल्कलाइन नेचर में काम सरंजाम देता है। इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक एक्शन ऑफ एंजाइम सेक्रेटेड बाय स्टमक। मैदे से जो एसिडिक इन नेचर फूड आ रही है ये उसे फौरन न्यूट्रलाइज करेगा और पीएच जो है वो 8 पे ले जाएगा। 8 पीएच जो है ये स्लाइटली बेसिक इन नेचर होती है। नंबर 11 शॉर्ट क्वेश्चन है, what would happen to the activity of intestinal enzyme if the pH in small intestine remained at 2? अब इंटेस्टाइन में एंजाइम जो है वो एक्ट ही करते हैं अल्कलाइन इन नेचर में, यानी है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम जो है वो अपना काम सरंजाम देते हैं जब वहाँ जो मीडियम ही पीएच जो है वो बेसिक इन नेचर हो, बेस हो यानी 7 से अबव पीएच हो। तो वहां पर अगर आप एंजाइम ही जो एक्टिविटी है वहां पर जो पीएच है वो 7 से नीचे ले आए यानी एसिडिक इन नेचर हार दे, तो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले एंजाइम अपना काम सरंजाम दे है? नहीं। क्यों है? जब जैसे ही पीएच एसिडिक इन नेचर हो ही या तो ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में चले जाए हैं या फिर इनका स्ट्रक्चर जो है डी नेचर हो जाएगा। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एंजाइम जो है ये सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर पे और पीएच पे। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम सरंजाम देते हैं और ऑप्टिमम पीएच पे। तो जब पीएच उन्हें बेसिक इन नेचर से एसिडिक में ले आए हैं 2 पे ले आए हैं तो या तो वो इनएक्टिव हो जाएगा या फिर उसका स्ट्रक्चर ही डी नेचर हो जाएगा, टूट जाएगा। जब है 2 पीएच जो है ये हाईली एसिडिक होती है। 7 से आप नीचे जैसे हैं 7, 6, 5, 4 तो ये जो होते हैं ये एसिडिक कम होते हैं, यानी ये आप समझ लें एसिड जरूर होते हैं लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आप 2, 1, 0 की तरफ जाए हैं तो ये हाईली एसिडिक हो जाते हैं। नंबर 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट डिफर फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज? बेटा इस सवाल में वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट और एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज में डिफरेंस पूछ रहे हैं। हमारे जब भी फूड जो है वो जज़ब होती है 2 तरह से, या तो उसे लिम्फ वेसल जज़ब करते हैं या उसे ब्लड कैपिलरीज जज़ब करती हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट यानी चखनाई जितनी भी है फैट और ऑयल जितने भी हैं
उन्हें पहले लिम्फ वैसल जज़ब हरती है, लिम्फ वैसल जज़ब हरने के बाद ब्लड कैपिलरीज को दिए जाते हैं, यानी ब्लड कैपिलरीज बराह रास्त फैट को एब्जॉर्ब नहीं करते। इसी तरह जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज जो है इसे बराह रास्त जो है ये ब्लड वैसल्स यानी ब्लड कैपिलरीज जज़ब हरती हैं। तो इस तरह एब्जॉर्प्शन और फैट और एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो बेटा अब सवाल नंबर है 13, डिस्क्राइब द डेफिकेशन रिफ्लेक्स इन इन्फेंट्स, यानी जो शीर ख्वार बच्चे होते हैं उन्हें अंदर जो है वो डेफिकेशन जो होती है ये किस तरह इनिशिएट होती है, पैदा होती है। तो द डेफिकेशन रिफ्लेक्स इज इनवॉलंटरी, मीनिंग है दैट एनल स्फिंक्टर रिलैक्सेस द ऑटोमेटिकली टू अलाउ स्टूल टू पास, यानी जो शीर ख्वार बच्चे होते हैं उनको जो है वो पखाना जो है वो जिस्म से एलिमिनेट करना जो है ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है, इनवॉलंटरी अमल है। उन्हें जो एनल स्फिंक्टर्स होते हैं, जो एनल मसल्स होते हैं वो बस में नहीं होते, यानी उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यानी जब उन पे जब डेफिकेशन जो है वो पखाना करने की हाजत महसूस करते हैं तो वो फौरन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जो एनल स्फिंक्टर होते हैं ये उन्हें बस में नहीं होते। दिस रिफ्लेक्सेस पर्टिकुलरली एक्टिव इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, ये लाइफ के पहले हफ्ते में जो है ये रिफ्लेक्स जो है ये जो पखाना करने की जो रिफ्लेक्स है ये एक्टिवेट हो जाती है। नंबर 14 जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेफिकेशन रिफ्लेक्स इन अडल्ट, यानी बालिग इंसान है अंदर है यही जो पखाना करने की सलाहियत है ये अब इनवॉलंटरी नहीं बल्कि वॉलंटरी हो जाती है, इसके बारे में बताएं। अ पर्सन कैन इनिशिएट द डेफिकेशन रिफ्लेक्स बाय होल्डिंग ब्रीथिंग एंड कंट्रैक्टिंग एब्डोमिनल मसल, जब वो अपने पेट है मसल्स और सांस को थोड़ी देर के लिए होल्ड करता है। कोई भी जानदार जो है, कोई भी इंसान जब अपने पेट है मसल्स और अपनी सांस को होल्ड करता है थोड़ी देर के लिए, तो इससे पेट में एक प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर जो है वो इनिशिएट करता है, फोर्स पैदा करता है। जब फोर्स पैदा होती है, इंटरनल प्रेशर पैदा होता है, तो उस फोर्स की वजह से जो स्टूल होता है, पखाना होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से पुश करके रेक्टम वाले हिस्से में भेज दिया जाता है। जब रेक्टम जो है वो फुल हो जाती है, जितनी उसकी स्टोर करने की सलाहियत होती है उतना वो स्टोर करने के बाद जब स्टूल से वो भर जाता है रेक्टम, तो अब रेक्टम जब भर जाता है तो रेक्टम ही जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, ये मैसेज भेजती हैं नर्वस सिस्टम हो तो मैं फुल हो चुकी हूँ, अब जो है वो एनल स्फिंक्टर हो रिलैक्स करवाया जाए। जब वो रिलैक्स होते हैं तो पोर ओपन होता है, जिसके जरिए से पखाना जो है वो बॉडी से जिस्म से एलिमिनेट करवा दिया जाता है। तो जैसे ही सांस को होल्ड किया जाता है, एब्डोमिनल मसल्स को सुखड़ाया और फैलाया जाता है, सो द इंक्रीज इन इंटरनल प्रेशर एंड रेक्टम फील्ड, उस वजह से इंटरनल प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है और रेक्टम जो है वो फिल हो जाती है। पेरिस्टालिक वेव्स प्रोड्यूस, जैसे ही रेक्टम फिल हो जाए तो ये मैसेज भेजती है नर्वस सिस्टम हो, उससे जो है वो पेरिस्टालिक वेव्स पैदा होती हैं, जिससे अनडाइजेस्टेड मटेरियल हो बॉडी से एलिमिनेट करवा दिया जाता है। नंबर 15 शॉर्ट क्वेश्चन है, बाइल जूस कंटेन नो एंजाइम बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन बाय, जो बाइल होता है इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, बाइल है अंदर कोई भी एंजाइम है
नहीं पाया जाता, फिर भी ये खुराक से हजम होने के लिए लाजमी है। क्यों है? तो हम इसके लिए बाइल ही कंपोजिशन देखते हैं। तो बाइल में दरअसल वाटर, साल्ट्स, पिगमेंट, प्रोटीन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसमें पानी, साल्ट्स, पिगमेंट्स, प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स दरअसल आयन्स होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये खुराक से हजम होने के लिए लाजमी है। तो है इसमें ये जो साल्ट्स हैं ये इसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत अहम है। क्यों है? ये इमल्सिफाई ऑफ फैट में रोल प्ले करता है। अगर बाइल में से आप साल्ट को रिमूव कर दें तो फैट जो है खुराक के अंदर जो फैट मौजूद होती है उसका हजम होना, उससे इमल्सिफाई करना जो है वो पॉसिबल नहीं रहता। ये एमसीक्यू में भी पूछा हुआ है कि अगर आप बाइल में से बाइल साल्ट को रिमूव करें, एब्सेंट करें, तो उसका खुराक पे क्या असर पड़ता है? तो उसमें इमल्सिफाई ऑफ फैट जो होना बंद हो जाता है। तो इमल्सिफाई ऑफ फैट के लिए जो है वो बाइल हा होना लाजमी है। नंबर 16 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ गैस्ट्रिन इन डाइजेशन? ये गैस्ट्रिन जो है ये हार्मोन है और मैदे के अंदर पैदा होता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये मैदे के सेल को स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस पैदा करने में। जब गैस्ट्रिक जूस पैदा हो जाता है तो वो फूड ही डाइजेशन में रोल प्ले करता है। तो द हार्मोन गैस्ट्रिन स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, और ये अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड पर डे। एक दिन के अंदर 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस जो है ये पैदा किया जाता है। नंबर 17 शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सेक्रेटन इन डाइजेशन? एक और हार्मोन है सेक्रेटन, ये भी खुराक हजम करने में रोल प्ले करता है। सेक्रेटन हार्मोन स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट जूस। गैस्ट्रिन जो था ये गैस्ट्रिक जूस पैदा करवाता था मैदे में। सेक्रेटन हार्मोन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करवाने में मदद देता है। दरअसल ये पैंक्रियाटिक जूस जो है ये अल्कलाइन इन नेचर होता है और ये एसिडिक टाइम को न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल होता है। नंबर 18 शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टोरेज रोल ऑफ लीवर। लीवर है जो है ये 500 से ज्यादा फंक्शन जो हैं ये अब आइडेंटिफाई हैं, पहचाने जा चुके हैं। जो जिगर है ये 500 से ज्यादा काम सर अंजाम देता है। उसमें एक काम है स्टोरेज है, ये स्टोरेज करता है, ये ग्लूकोज हो ग्लाइकोजन में बदल देता है और ग्लाइकोजन हो अपने सेल में स्टोर कर लेता है। जब हमारी बॉडी के पास ग्लूकोज नहीं होता तो यही ग्लाइकोजन हो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करता है। तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन और उस ग्लाइकोजन को बाद में स्टोर कर लिया जाता है। स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड आयरन, ये स्टोरेज करता है, स्टोर हाउस है विटामिन है और आयरन है। आयरन को स्टोर करता है और फिर जब रेड ब्लड सेल बनाता है तो उसमें आयरन इस्तेमाल होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही फॉर्मेशन में। जब हीमोग्लोबिन बन जाती है तो उससे रेड ब्लड सेल बनाने जो है वो आसान हो जाते हैं। नंबर 19 शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गॉल ब्लैडर एंड राइट इट्स फंक्शन। गॉल ब्लैडर होता है पित्ता, ये एक थैली होती है जो लीवर है नीचे मौजूद होती है, इंफीरियर टू लीवर, सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन इंफीरियर ऑफ या एट इंफीरियर ऑफ लीवर। लीवर है नीचे पैदा पाया जाता है, अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये
पित्ता जो है ये 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, वाइड होता है। इसके अंदर बाइल हो स्टोर किया जाता है। ये दरअसल स्टोर हाउस है। बाइल जो है ये लीवर से प्रोड्यूस होता है, जिगर प्रोड्यूस करता है। बाद में इसे स्टोर करने के लिए इसे बाइल जो है वो स्टोर किया जाता है इनटू गॉल ब्लैडर। नंबर 20, इसके दो पार्ट्स हैं, ए और बी। इनमें डिफरेंशिएट पूछे गए हैं। ए पार्ट जो है वो डिफरेंस बिटवीन फेरेंस एंड लेरेंस है। फेरेंस जो है ये अपर पोर्शन है, लेरेंस जो है ये लोअर पोर्शन है। फेरेंस जो है ये मसल से बना हुआ होता है, लेरेंस जो है ये मसल और कार्टिलेज से बना हुआ होता है। फेरेंस जो है ये कॉमन पाथवे है फॉर फूड एंड फॉर एयर। हवा और खाने से गुजरने है जो कॉमन एक ही रास्ता है वो है फेरेंस। ये एयर और फूड हो पास होने का रास्ता देता है। जब है लेरेंस जो है ये फेरेंस से नीचे मौजूद होता है और आवाज पैदा करना यानी वॉइस बॉक्स भी लेरेंस का दूसरा नाम है। नंबर 2 डिफरेंस है पेप्सिनोजेन और पेप्सन में। दरअसल ये दोनों एंजाइम जो है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, मैदे में रिलीज होते हैं, लेकिन मैदे में पहले पेप्सिनोजेन रिलीज होता है। ये इन एक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है यानी सेल से रिलीज होता है पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन जो है ये बाद में पेप्सन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सन एक्टिव फॉर्म है। पेप्सन रिलीज नहीं होता, रिलीज पेप्सिनोजेन होता है। ये बाद में पेप्सन ही हालत में बदलता है। तो बेटा यहाँ पर हमारे चैप्टर 1 है जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सपोर्ट और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फी अमानिल्लाह।